नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बी.ए. तृतीय वर्ष की समकालीन हिंदी कविता में संकलित रघुवीर शाह का जीवन परिचय करेंगे। रघुवीर शाह समकालीन हिंदी कविता के कवि थे और जो 1951 में दूसरा शतक आया था उसके भी कवि थे। रघुवीर शाह का जन्म 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। 1951 में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की। विधिवत शिक्षा प्राप्ति के बाद इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पदार्पण किया। इसी वर्ष अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा शतक में इनकी आरंभिक कविताओं का प्रकाशन हुआ। ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे और फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स और दिनमान से भी संबंध रहे। इन्हें इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और लोग भूल गए हैं इस रचना पर इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि 1983 में मिला था। 1990 में इस महान साहित्यकार व पत्रकार का देहावसान हो गया था। श्री रघुवीर शाह जी मूल रूप से पत्रकार थे, परंतु इन्होंने लेखनी से समकालीन हिंदी कविता को बड़े ही सशक्त ढंग से समृद्ध किया। काव्य संग्रह इनकी सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कहानी संग्रह है। पद्य के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी लिखा और गद्य में इन्होंने कहानी संग्रह लिखी जो रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह थे इनके दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी। साहित्यिक विशेषताएं हैं। श्री रघुवीर शाह पेशे से पत्रकार होते हुए भी समकालीन हिंदी कविता के एक सशक्त कवि माने जाते हैं। इन्होंने लघु की महत्ता को स्वीकार करते हुए घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। इन्होंने घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखते हुए महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डाली, अपितु समाज में जो चीज़ें हाशिए पर रखी गई उन पर भी इन्होंने कविता की रचना करी और ऐसे अनुभव से भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया, जो कि समाज में बिल्कुल छोटी समझे जाने वाली चीज़ों पर भी इन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। यही कारण है कि हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल कदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनी के जरपटे नहीं रह जाते, बल्कि आत्म अन्वेषण के माध्यम बन जाते हैं। इनके पास जाति और व्यक्ति समर्थियाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए इनके दोनों पाँव वर्तमान में ही गड़े हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने वर्तमान पर ही कविता लिखी है और ये भूत की तरफ कम जाते थे। इनकी कविता मार्मिक उल्लास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से पटी पड़ी हैं। कविता को इन्होंने कहानीपन और नाटकीय वैभव प्रदान किया है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। साहित्यिक विशेषताओं में इनकी सबसे पहली विशेषता है वो है समय की अवधारणा। समय के बारे में रघुवीर शाह की एक अवधारणा उनके लेखीय विकास के प्रारंभिक चरण में ही मिल जाती है। समय के आर पार देखने की यानी कि कालातीत होने की अलेखीय चाह रघुवीर शाह के काव्य में व्यक्त होती है। इसका एक काव्यात्मक प्रयास इनकी घड़ी श्रृंखला की तीसरी कविता में देखने को मिलता है। घड़ी नहीं कहती डिग जा अपने पथ से, डिग जाने पर घड़ी नहीं कहती धिक, और यह तो वह कभी नहीं कहती साथी ठीक है, वह कहती है टिक 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 टिक। तो यहाँ जो टिकने की टेक है वह सिर्फ ध्वनियों का खेल नहीं है, बल्कि वह मेटाफिजिकल एहसास है जिसके बगैर बड़ी कविता बल्कि कोई रचनात्मक क्रम संभव नहीं है। वैचारिक आयाम जो इसकी साहित्य की दूसरी विशेषता है। रघुवीर शाह की कविता भिन्न भिन्न विचारों को प्रकट करती है, किसी एक ही विचार को प्रकट नहीं करती। कभी लोकतांत्रिक विचार भूमि की कविता लिखती है, कभी नक्सली विचारधारा से संघर्ष की कविता लिखी जाती है, तो कभी अकवितावादियों से संघर्ष। उनके वैचारिक आयाम आम आदमी से लेकर राष्ट्र तक दृढ़ता से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। रघुवीर शाह ने अपने समय और समाज को काफी गहराई में उतर कर देखा है। उन्होंने लिखा है कि समाज की समझ का मतलब है समाज में मनुष्य और मनुष्य के बीच जितने गैर इंसानी रिश्ते हैं उनकी समझ कहाँ से वे पैदा करते हैं, और इसकी समझ और उनकी जड़ों तक पहुँच इतिहास की समझ है।
जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है विद्रोह का स्वर। रघुवीर शाही का रचनाकार पूंजीवादी जनतंत्र की आड़ में किए जा रहे शोषण, दमन और अन्याय के खिलाफ विद्रोह करता है। उस दौर के ज्यादातर बुद्धिजीवी एक तरह के संशयवाद के शिकार हो गए थे, जो साठोत्री कविता में हमें दिखाई देता है। साठोत्री कविता समकालीन कविता का ही दूसरा नाम है। उस समय कवियों को लग रहा था कि जब सब कुछ उल ही जलूल है तो सोचना फिजूल है। कैलाश वाजपेयी के शब्द हैं ये। इसलिए उस दौर में व्यवस्था के प्रति कवियों का आलोचनात्मक रुख तेज हो गया था। रघुवीर शाही का रचनाकार यह महसूस कर रहा था कि पूंजीवादी जनतंत्र में भी मनुष्य और मनुष्य के बीच असमानता और सामाजिक अन्याय का बोलबाला है। इस व्यवस्था में भी गरीब को रोटी नसीब नहीं हो रही। तो नेता क्षमा करें, एक कविता में उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम, न मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारा भरम। जो अगली विशेषता है ये है इसकी मोह भंग की अनुगुंज। साठोत्री कविता के दौर में हिंदी साहित्य में मोह भंग की जो अनुगुंज सुनाई देती है, उस अनुगुंज में रघुवीर शाही की आवाज़ भी शामिल है। उनकी उस समय की कविताओं को देखकर किसी को यह लग सकता है कि वे लोकतंत्र विरोधी थे, मगर सच्चाई है कि वे लोकतंत्र के मूल्यों के भ्रष्टीकरण से आहत थे, दुखी थे। वे शासकों के उन कारनामों से दुखित हो रहे थे जिनमें अन्याय और बराबरी को ही बढ़ावा मिलता है। शोषक वर्ग की नुमाइंदगी करने वाला राजनेता किसी रचनाकार को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे। राजसत्ता की यह प्रवृत्ति इमरजेंसी में एक सच्चाई बनकर सामने आ गई, जब कविता में भी सेंसरशिप लागू हो गई। यथार्थ चित्रण, अगली जो इसकी विशेषता है वो है यथार्थ चित्रण। साठोत्री वर्षों में लिखी गई रघुवीर शाही की बहुत सी कविताएं अपने समय के आर पार होती हुई आज के यथार्थ की रचनाएं बन जाती हैं। उस समय इन्होंने जो कुछ लिखा वो आज भी सत्य सा प्रतीत होता है। उस समय भारतीय राजनीति में पूंजीवादी दलों में दल की बीमारी इस तरह हावी नहीं थी जैसे कि आज है, मगर रघुवीर शाही के पास एक ऐसा विजन था, दृष्टि थी, जिसे वे समझते थे कि भारतीय आवाम पर राज बरकरार रखने के लिए पूंजीवादी सामंती तत्व धन का प्रभाव फैलाकर दल बदल की राजनीति को बढ़ावा देंगे और इस तरह खरीद प्रकोष्ठ द्वारा शोषण सत्ता की कोई आंच नहीं आ पाएगी, जबकि दल की यह राजनीति आकर्षक जनवादी नारों के तानेबाजी और नए नए वादों के साथ देव इस पर हावी होगी। अगली विशेषता है इसकी है जन पक्षधरता। रघुवीर शाही मनुष्य और मनुष्य के बीच समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई के प्रति अपने को प्रतिश्रुत किए हुए थे, इसलिए वे हर अमानवीय और क्रूर हरकत के खिलाफ आवाज़ उठाते थे जिससे समानता और भाईचारे के जनवादी मूल्य खंडित होते थे। अपने कविता संकलन कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ के प्रारंभिक निवेद में उन्होंने लिखा है कि जिस तरह रचनात्मकता और आज़ादी एक ही मानवीय आकांक्षा के पर्याय हैं, उसी तरह समता की लड़ाई और कविता भी एक ही मानवीय उत्कर्ष के पर्याय हैं। उनकी कविता का यही वैचारिक आधार था जिसने उन्हें समय के आर पार देखता कवि या कलातीत रचनाकार बनाया है। अपनी इस जनवादी आधारभूमि पर खड़े होने से वे तानाशाही के खिलाफ थे और इसी वजह से वे हिंदू सांप्रदायिक तत्वों को ठीक से फासिस्ट की संज्ञा दे रहे थे। अगली इसकी साहित्यिक विशेषता है वो है नारी के प्रति दृष्टिकोण। रघुवीर शाही की कविता में नारी का एक खास तरह का स्थान है। वे नारी को भी समतावादी दृष्टिकोण से रखते थे। वे नारी के प्रति दया की भावना नहीं रखना चाहते थे। हिंदी के ज़्यादातर रचनाकार नारी को अम्बला समझकर उसके प्रति दया का भाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन रघुवीर शाही ने उनके प्रति ना तो उनको अबला समझा और ना ही दया की भावना, बल्कि उनको एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। रघुवीर शाही दया के प्रदर्शन को एक सामंती मूल्य मानते रहे, क्योंकि उस प्रदर्शन में कहीं न कहीं दया के पात्र को छोटा, हीन और ऐसा समझने और खुद को समर्थ, बड़ा और सामंत शासक बनने की प्रवृत्ति जाने अनजाने काम कर रही थी। रघुवीर शाही की कविताओं और कहानियों में ज़्यादातर वाचक इसीलिए दया दिखाने के खिलाफ होते हैं। रघुवीर शाही इस मर्म को बहुत पहले ही समझ गए थे कि दया का भाव बराबरी के मूल्य पर चोट करता है, इसलिए उनकी कविता वाचक अपनी प्रेमिका से भी दया के भाव की अपेक्षा नहीं करता। नेक्स्ट है इनकी अकेलेपन की भावना। आधुनिक काल की कविताओं में मनुष्य की एक विशिष्ट समस्या अपने अहम के कारण भीड़ में विषयों को अकेला अनुभव करना प्रमुखता से मुखरित हुआ है। मनुष्य की इस विकट समस्या को रघुवीर शाही जी ने अपनी कविताओं में भी उठाया है और उन्होंने मेरा एक जीवन कविता लिखी है जिस कविता में अकेलेपन की भावना दर्शाई गई है।
भाषा शैली। रघुवीर शाही जी की भाषा बोलचाल की सरल, सहज व धाराप्रवाह खड़ी बोली है। वस्तुतः इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, रेल, बाजार आदि बेमेल शब्दों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। इनकी शब्दावली में तद्भव शब्दों की प्रचुरता थी, लेकिन कहीं कहीं तत्सम व देशी विदेशी शब्दों का भी समन्वय देखने को मिलता है। प्रसाद गुण के साथ इन्होंने ओज गुण, इनके काव्य का अभिनय अंग था। और जो शब्द शक्ति इन्होंने अपनाई है वो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। ये लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। अलंकारों के प्रति विशेष आग्रह न करते हुए इनकी भाषा में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानविकरण आदि अलंकार अपने आप ही आ जाते हैं। इनकी काव्य भाषा में रस की जगह बौद्धिकता की प्रधानता है। ये ऐसे नहीं लिखते थे कि श्रृंगार रस की कविता भी रस की, बल्कि तार्किकता से बात करते थे, तर्क से बोलते थे। छंदानुशासन के लिहाज से अनुपम है। इन्होंने ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही लिखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने काव्य के अनुरूप भावात्मक, प्रतीकात्मक, आत्मकथात्मक, वर्णनात्मक व चित्रात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया है। इनके द्वारा प्रयुक्त बातचीत की सहज शैली का एक उदाहरण है हंसो हंसो जल्दी हंसो। व्यंग्यात्मकता इनकी भाषा का सहज गुण है। दृश्य बिंब इनका प्रिय बिंब था और इनकी भाषा में चित्रात्मकता के गुण भी हैं। धन्यवाद।